अस्सलाम वालेकुम। आज हम पढ़ेंगे कि स्ट्रेस के रिस्पॉन्स में सेल्स जो हैं कैसे अडेप्ट करते हैं खुद को सर्वाइवल के लिए। इसमें हमारे पास 4 कंडीशंस होती हैं: हाइपरट्रॉफी, हाइपरप्लेजिया, मेटाप्लेजिया या फिर एट्रोफी। अब सबको बारी बारी डिस्कस करते हैं। सबसे पहले हाइपरट्रॉफी। हाइपरट्रॉफी में क्या होती है? सेल्स की एनलार्जमेंट होती है। लाइक सेल्स के नंबर पे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, बट उसके साइज़ पे फ़र्क पड़ता है, साइज़ बड़ा हो जाता है। इसी तरह उसके अंदर हम कहते हैं ऑर्गेनेलीज और स्ट्रक्चरल प्रोटीन्स की क्वांटिटी जो है ज़्यादा हो जाती है सेल के अंदर। ये उन सेल्स में पाया जाता है जिनमें डिवाइड करने की कैपेसिटी ज़्यादा ना हो, क्योंकि उन्हें अपनी मेटाबॉलिक नीड्स किसी तरह तो पूरी करनी ही है, तो फिर वो हाइपरट्रॉफी करके करते हैं। इसकी कॉजेज़ क्या हो सकती हैं? फंक्शनल डिमांड बढ़ जाए, ठीक है, फंक्शनल डिमांड ज़्यादा हो जाए, या फिर हार्मोन कोई स्टिमुलेट कर दे, या ग्रोथ फैक्टर्स जो हैं वो स्टिमुलेशन करवा दें, उससे हाइपरट्रॉफी हो सकती है। एग्जाम्पल्स में फिजियोलॉजिक है, पैथोलॉजिक है। फिजियोलॉजिक को एग्जाम्पल्स जो नॉर्मल बॉडी में होती है बगैर डिजीज़ के। सबसे पहले हम कहते हैं यूट्रस में प्रेगनेंसी के दौरान जो है एस्ट्रोजन की स्टिमुलेशन होती है, ठीक है, हार्मोन की स्टिमुलेशन होती है, जिसकी वजह से हाइपरट्रॉफी भी होती है और हाइपरप्लेजिया भी होता है, ठीक है। यूट्रस के पास होती है कैपेसिटी कि वो डिवाइड कर सके, तो इसलिए इसमें दोनों होते हैं। बट मसल्स जो कि स्केलेटल और कार्डियक मसल्स हैं, उनके पास डिवाइड करने की ज़्यादा एबिलिटी नहीं होती, ठीक है। उनके जो फाइबर्स होते हैं ना, सिर पर ये स्केलेटल फाइबर्स हैं, ठीक है, यहाँ पे न्यूक्लियस वगैरह, इनके पास, इन फाइबर्स के पास डिवीजन की इतनी कैपेबिलिटी नहीं होती। तो जब भी वर्कलोड ज़्यादा हो जाता है ना इनके ऊपर, लाइक एक्सरसाइज हो जाए या कार्डियक मसल के ऊपर वर्कलोड ज़्यादा हो जाए, तो उनकी हाइपरट्रॉफी होगी, सिर्फ हाइपरप्लेजिया नहीं होगा। अम, फिर हम कहते हैं कि पैथोलॉजिक में भी हम हार्ट की इन्लार्जमेंट होती है, ठीक है। हार्ट जो है वो इन्लार्ज हो जाता है, हाइपरट्रॉफी ऑफ हार्ट होती है, सिवियर हाइपरटेंशन हो जाए या फिर एओर्टिक वॉल्व की स्टीनोसिस हो जाए, ठीक है, यानी कि नैरोइंग ऑफ एओर्टिक वॉल्व। ये दोनों दोनों जो हैं ये क्रॉनिक कंडीशंस ऑफ हार्ट है, ठीक है। इन दोनों में क्या हो रहा है कि हार्ट के ऊपर प्रेशर ज़्यादा पड़ रहा है, ठीक है, उसे ज़्यादा पंप करना पड़ रहा है, उसका वर्कलोड ज़्यादा हो गया। अब उसका वर्कलोड ज़्यादा हो गया तो उसकी मेटाबॉलिक नीड्स ज़्यादा हो गई, ठीक है। तो उसके एज अ रिजल्ट जो है वो पैथोलॉजिक हाइपरट्रॉफी ऑफ हार्ट हो जाता है। अच्छा, जो हमने क्रॉनिक कंडीशंस पढ़ी हैं, हाइपरटेंशन एंड एओर्टिक वॉल्व स्टीनोसिस, दोनों में क्या होगा? हार्ट की जो मसल वॉल्स होंगी उनमें स्ट्रेच, यानी कि स्टिमुलस स्ट्रेच का होगा, उनमें ज़्यादा वर्कलोड होगा, ठीक है। उस क्रॉनिक स्ट्रेच की वजह से ग्रोथ फैक्टर्स और एड्रेनर्जिक हार्मोन्स जो है वो रिलीज होंगे। एड्रेनर्जिक यानी कि एपिनेफ्रिन और नॉर एपिनेफ्रिन, इन दोनों की वजह से क्या होगा? जीन एक्सप्रेशन ज़्यादा होगी। अच्छा, एक डिफरेंस तो ये है कि जब एक्यूट रिस्पॉन्स होता है ना, जब एक्यूटली नॉर एपिनेफ्रिन एपिनेफ्रिन रिलीज होते हैं, तो वो फाइबर्स के अंदर कैल्शियम को ज़्यादा करते हैं, जिसकी वजह से उसकी कॉन्ट्रैक्टिलिटी बढ़ जाती है और वर्क फोर्स जो है वो फ़ौरन से बढ़ जाती है। लेकिन यहाँ पे क्योंकि ये क्रॉनिक स्टिमुलस है, ठीक है, तो इसीलिए इसका जो इफेक्ट है वो थोड़ा सा डिफरेंट होगा। क्रॉनिक है तो उसके लिए जीन एक्सप्रेशन ज़्यादा हो जाएगी, ठीक है। जीन एक्सप्रेशन ज़्यादा है तो सेलुलर प्रोटीन की ट्रांसक्रिप्शन है वो ज़्यादा हो जाएगी। उसकी वजह से हम कहते हैं न्यू प्रोटीन्स जो है वो सिंथेसाइज होंगी, जैसा कि मायोफिलामेंट्स आर प्रोटीन्स, ठीक है। जब ये ज़्यादा होंगे तो कॉन्ट्रैक्टिलिटी जो है वो बढ़ जाएगी। इसी तरह हम कह रहे हैं कि कुछ प्रोटीन्स जो है वो चेंज हो जाएंगी, ठीक है, न्यू प्रोटीन्स बनेंगी जो कि पुरानी प्रोटीन्स को रिप्लेस करेंगी। लाइक जो हैवी चेन है ना, अल्फा मायोसिन, अल्फा मायोसिन इज प्रेजेंट इन एडल्ट, जबकि बीटा मायोसिन इज फीटल फॉर्म या नियोनेटल फॉर्म, ठीक है। तो अल्फा मायोसिन से बीटा मायोसिन में कन्वर्ट हो जाती है हैवी चेन में जो होते हैं, क्योंकि बीटा मायोसिन प्रोड्यूसेस स्लो बट मोर फोर्सफुल कॉन्ट्रैक्शंस, और हमें वही चाहिए, ठीक है। तो दोनों की जो मॉडिफिकेशन है वो सेलुलर प्रोटीन्स की हो गई, एंड इट इज़ अ लॉन्ग टर्म चेंज, जिसकी वजह से हाइपरट्रॉफी हो जाती है कार्डिक सेल्स की। यहाँ पे एक पॉइंट क्लियर करना चाहूँगी कि जब हाइपरट्रॉफी, पैथोलॉजिक हाइपरट्रॉफी होती है ना हार्ट की, तो अगर वो सस्टेन्ड रहे, ठीक है, लाइक स्टिमुलस सस्टेन रहे, ज़्यादा देर तक रहे, हाइपरटेंशन परसिस्ट करती रहे, तो एडेप्टेशन की भी एक लिमिट होती है ना, तो अगर वो ज़्यादा हो जाएगा उसकी वजह से सेल इंजरी हो जाएगी, ठीक है। तो हाइपरट्रॉफी के बाद क्या हो जाएगी? सेल इंजरी। सेकेंड हमारे पास है हाइपरप्लेजिया। हाइपरप्लेजिया मीन्स इंक्रीज इन द नंबर ऑफ सेल्स, अमाउंट ऑफ सेल्स, और ये उन टिश्यूज में ही होगा जिनके पास कैपेसिटी होती है डिवाइड करने की। अच्छा, जो न्यू सेल्स हैं वो या तो डिफ्रेंशिएटेड सेल से ही बनेंगे, एडल्ट सेल से ही बनेंगे, वही जो है डुप्लीकेट हो जाएंगे, या तो हम कहते हैं प्रोजेनिटर स्टेम सेल्स से भी जो है न्यू सेल्स बन सकते हैं। अब इनकी कॉजेज क्या होती हैं? हार्मोनल स्टिमुलेशन या फिर ग्रोथ फैक्टर स्टिमुलेशन जब ज़्यादा होगी तो हाइपरप्लेजिया हो जाएगा। एग्जाम्पल्स में, इसकी फिजियोलॉजिक एग्जाम्पल्स में क्या आता है? एक तो हार्मोनल हार्मोनल हाइपरप्लेजिया, ठीक है। हार्मोनल हाइपरप्लेजिया हम कहते हैं कि फीमेल ब्रेस्ट्स आ जाते हैं एट प्यूबर्टी या फिर प्रेगनेंसी के दौरान। जो हार्मोन है वो ज़्यादा होंगे, ठीक है, और उनके जो ग्लैंडुलर एपिथीलियम है ना, यानी जो सिक्रीटरी एपिथीलियम है इन, वो ज़्यादा हो जाएगा, ठीक है, उसका हाइपरप्लेजिया हो जाएगा। इसी तरह एक होता है कंपनसेटरी हाइपरप्लेजिया। कंपनसेटरी हाइपरप्लेजिया कहते हैं फॉर एग्जाम्पल लिवर, ठीक है, लिवर को अगर हम कट कर दें, ठीक है, तो जो बचे हुए सेल्स हैं ना,
वही डिवाइड करके दोबारा से पूरा लिवर बना लेंगे। यहाँ पैथोलॉजिक एग्जाम्पल का वाला पॉइंट मिस हो गया था, मैं वो आपको ऐसे ही एक्सप्लेन कर देती हूँ। वो ये है कि जब भी मेंस्ट्रुअल पीरियड होता है ना, मंथली साइकिल खत्म होता है, उसके बाद यूट्राइन एपिथेलियम जो है वो उसकी ग्रोथ में बर्स्ट आता है, लाइक वो अचानक से ओवर ग्रोथ करने की कोशिश करता है, ठीक है। तो उसको बैलेंस में रखने के लिए दो तरह के हार्मोन्स होते हैं। एक तरफ होता है प्रोजेस्टेरोन जो कि उसकी ग्रोथ को इनहिबिट कर रहा है, और दूसरी तरफ हम कहते हैं पिट्यूटरी हार्मोन्स है, और एक ओवरी से रिलीज हो रहा है एस्ट्रोजन। ये दोनों उसकी ग्रोथ को बढ़ा रहे हैं। पिट्यूटरी से एफएसएच और एलएच रिलीज हो रहे हैं, उनकी बात हो रही है यहाँ पे। पिट्यूटरी हार्मोन्स एंड ओवेरियन एस्ट्रोजन दोनों ग्रोथ को बढ़ा रहे हैं। एक तरफ एंडोमेट्रियल ग्रोथ हो रही है, एक तरफ इनहिबिट हो रही है। दोनों एक दूसरे को बैलेंस कर रहे हैं, तो देर इज नो ओवर ग्रोथ, ठीक है। तो लाइक नॉर्मल ग्रोथ हो रही है। बट अगर इनबैलेंस हो जाए, लाइक एस्ट्रोजन जो है वो ज्यादा हो जाए, तो एस्ट्रोजन की वजह से ग्रोथ ज्यादा हो जाएगी। उस इनबैलेंस की वजह से हाइपरप्लेजिया हो जाएगा एंडोमेट्रियम का, और यूट्राइन की एंडोमेट्रियम का हाइपरप्लेजिया हो जाएगा, तो फिर उसकी वजह से हैवी मेंस्ट्रुअल ब्लीडिंग होगी। सो दिस वाज एन एग्जांपल ऑफ पैथोलॉजिक हाइपरप्लेजिया। थर्ड एडेप्टेशन जो है दैट इज़ एट्रोफी, जिसमें हम कहते हैं ऑर्गन का साइज़ जो है वो कम हो जाता है, मसल या ऑर्गन का। किस वजह से? जितने भी सेल्स हैं उनका ना सिर्फ नंबर कम होता है बल्कि साइज़ भी कम होता है, ठीक है। यहाँ पे दोनों चीज़ें साथ हो रही हैं। अब इसकी कॉजेज़ में कुछ पैथोलॉजिकल कॉजेज़ होंगी और कुछ फिजियोलॉजिकल कॉजेज़ होंगी। जो फिजियोलॉजिकल देखी जाए तो हम कहते हैं अगर वर्कलोड कम हो जाए, यानी अगर लार्ज पीरियड्स के लिए लिम्ब की इमोबिलाइजेशन कर दी जाए, जैसे फ्रैक्चर में की जाती है, तो उसमें मसल की एट्रोफी हो जाएगी। अगर हार्मोनल स्टिमुलेशन जो है वो कम हो जाए, जैसे मीनोपॉज में जाके हार्मोनल स्टिमुलेशन कम हो जाती है, ख़त्म हो जाती है, तो उसकी वजह से बोन्स वीक हो जाती है, मसल्स वीक हो जाते हैं। इसी तरह एजिंग में हम कहते हैं कि एजिंग के साथ साथ भी कमज़ोरी होती है, एट्रोफी होती है, उसे सिनाइल एट्रोफी कहते हैं। ये तो थी फिजियोलॉजिकल एग्जांपल्स। जो पैथोलॉजिकल एग्जांपल्स हैं उनमें हम कहते हैं इनर्वेशन लॉस हो जाए, लाइक जो नर्व सप्लाई कर रही थी ना मसल को या किसी भी ऑर्गन को, वो डैमेज हो जाए, जैसे लोअर मोटर न्यूरॉन की लेजन्स में होता है, या फिर ब्लड सप्लाई यानी न्यूट्रिशन जो है वो कम हो जाए। इन सब में बेसिकली हो क्या रहा है कि मेटाबॉलिक मेटाबॉलिक जो उसका न्यूट्रिशन है, मेटाबोलाइट्स हैं, वो उसको कम मिल रहे हैं, ठीक है। तो अब वो अपना साइज़ इसीलिए छोटा कर लेता है जिस पे सर्वाइवल स्टिल पॉसिबल हो, ठीक है। यानी वो उस थोड़े बहुत मेटाबोलाइट्स पे गुजारा करने की कोशिश करता है, सर्वाइव करने की कोशिश करता है। लेकिन एक हर चीज़ की एक लिमिट होती है, इसका भी एक थ्रेशोल्ड होता है। अगर बहुत ज़्यादा एट्रोफी हो जाएगी तो एपोप्टोसिस हो जाएगी। अच्छा, इसमें दो तरह की चीज़ें हो रही हैं। एक तो प्रोटीन फॉर्मेशन कम हो रही है, दूसरा हम कहते हैं प्रोटीन डिग्रेडेशन जो है वो ज़्यादा हो रही है। प्रोटीन की फॉर्मेशन क्यों कम हो रही है? क्योंकि मेटाबॉलिक एक्टिविटी ही कम हो गई है, इतनी नीड्स ही नहीं है उसकी, ठीक है। तो इसकी वजह से प्रोटीन्स बन ही नहीं रही। दूसरा हम कहते हैं प्रोटीन डिग्रेडेशन ज़्यादा कैसे हो रही है कि न्यूट्रिएंट्स की डेफिशिएंसी है और इस्तेमाल नहीं हो रहा, डिसयूज़ है। दोनों की वजह से उबिक्विटिन लाइगेजेस जो है वो एक्टिवेट होंगे, और इनकी वजह से उबिक्विटिन प्रोटीसोम पाथवे जो है एक्टिवेट होगा, जिससे प्रोटीन की डिग्रेडेशन हो जाएगी। ये तो था इसका मैकेनिज्म। फिर हम कहते हैं कभी कभार एट्रोफी के साथ ऑटोफेगी भी पाई जाती है। ऑटोफेगी क्या होता है? जो स्टार्ट सेल्स होते हैं ना, वो कोशिश करते हैं सर्वाइवल की बाय ईटिंग देयर ओन ऑर्गेनेल्स, ठीक है। सो इट इज़ एन अटेम्प्ट टू सर्वाइव बाय स्टार्ट सेल्स। सो कभी कभार एट्रोफी के साथ ऑटोफेगी भी पाई जाती है। लास्ट हमारे पास है मेटाप्लेजिया। मेटाप्लेजिया का मतलब क्या होता है? चेंज इन सेल टाइप। एक एडल्ट सेल टाइप जो है वो दूसरी एडल्ट सेल टाइप में कन्वर्ट हो जाए, ठीक है। और जो दूसरी टाइप होती है वो उस स्ट्रेस को ज़्यादा बेहतर तरीके से एंड्योर कर सकती है, इसीलिए सर्वाइवल एज अ सर्वाइवल एडेप्टेशन है ये, ठीक है। इसमें हम कहते हैं ट्रांस डिफरेंशिएशन जो है इसमें नहीं होती। ट्रांस डिफरेंशिएशन का क्या मतलब है कि एक डिफरेंशिएटेड सेल, एडल्ट सेल, किसी दूसरे डिफरेंशिएटेड सेल में कन्वर्ट नहीं होता, बल्कि स्टेम सेल्स में कन्वर्ट होता है, और फिर उन स्टेम सेल्स की रीप्रोग्रामिंग होती है कि वो दोबारा से डिफरेंशिएट हों किसी और पाथवे के थ्रू। जो ट्रांस डिफरेंशिएशन वाला कॉन्सेप्ट है ना, उसमें इस तरह समझ लें कि एक एडल्ट सेल टाइप जो है ना, मेच्योर्ड डिफरेंशिएटेड, ठीक है। फॉर एग्जांपल सिंपल कोलमनर है, वो हमारे पास कन्वर्ट हो रही है स्क्वेमस में, ठीक है। बोथ आर डिफरेंशिएटेड सेल टाइप्स, ठीक है। तो वो कह रहे हैं डायरेक्टली ऐसा नहीं होता कि केवल इसमें ट्रांसफॉर्म हो जाए, दैट इज कॉल्ड एज ट्रांस डिफरेंशिएशन, ठीक है। तो मेटाप्लेजी में ट्रांस डिफरेंशिएशन नहीं होती, बल्कि क्या होता है कि हर टिश्यू में ना, इवन दो देयर आर डिफरेंशिएटेड सेल्स, देयर आर सम स्टेम सेल्स, ठीक है। देयर आर सम स्टेम सेल्स जो वहाँ पे पड़े होते हैं टिश्यू के अंदर। उन स्टेम सेल्स के अंदर ये कैपेबिलिटी होती है कि वो सिर्फ एक ही टिश्यू टाइप के अंदर डिफरेंशिएट नहीं होते, बल्कि मल्टीपल डिफरेंट टाइप्स ऑफ टिश्यू के अंदर वो डिफरेंशिएट हो सकते हैं, ठीक है। तो उन टिश्यूज में फॉर एग्जांपल लंग में जो स्टेम सेल्स पड़े होंगे, उनकी रिप्रोग्रामिंग की जाएगी कि वो अब सिंपल कलमनर की बजाय जो है स्क्वेमस सेल में जो है डिफरेंशिएट हों, ठीक है। तो उनकी एक न्यू पाथवे के
गिर्द जो है उनकी प्रोग्रामिंग की जाएगी और इस तरह बहुत सारे जो स्टेम सेल्स हैं हम उन स्केमस सेल्स बनाएंगे और फिर ये वाले स्केमस सेल्स जो हैं ये जाकर वहाँ पे जो कॉलमनर सेल्स हैं उनको रिप्लेस कर देंगे। तो ये वाला मैकेनिज्म होता है मेटाप्लेसिया के अंदर। एग्जाम्पल्स हैं सबसे पहले हम कहते हैं सिगरेट स्मोकिंग की वजह से जो लोग करते हैं उनकी जो रेस्पिरेटरी एपिथेलियम होती है ना ट्रैकिया और ब्रोंकाई की, वहाँ पे सीलिएटेड कॉलमनर सेल्स की जगह स्ट्रेटिफाइड स्केमस सेल्स आ जाते हैं क्योंकि ये वाले सेल्स जो हैं ये केमिकल्स को ज़्यादा बर्दाश्त कर सकते हैं, ठीक है, एज अ प्रोटेक्टिव सेल। ये ज़्यादा विथस्टैंड कर सकते हैं उन सिगरेट स्मोक के केमिकल्स को। लेकिन इसका नुकसान क्या होता है कि प्रोटेक्टिव मैकेनिज्म जो है वो लॉस्ट हो जाते हैं क्योंकि सीलिएटेड कॉलमनर जो था वो म्यूकस सिक्रीट कर रहा था, यहाँ पे सीलिया नहीं है तो म्यूकस सिक्रीट नहीं हो रहा। और दूसरा हम कह रहे हैं जो डस्ट मटेरियल और पार्टिकुलेट मैटर था उसकी भी क्लियरेंस नहीं हो पा रही क्योंकि सीलिया ख़त्म हो गया। दूसरा हम कहते हैं क्रॉनिक गर्ड जो है यानी कि गैस्ट्रिक रिफ्लक्स डिजीज़ होती है जिसमें से स्टमक में से एसिड जो है इसोफेगस में जाता है। तो हम कहते हैं उसमें लोअर इसोफेगस में बार बार एसिड आ रहा होता है ना स्टमक से, तो वहाँ पे जो स्ट्रेटिफाइड स्क्वेमस नॉर्मल होती है ना वो चेंज होकर क्या बना लेती है, कॉलमनर एपिथेलियम बना लेती है, ठीक है। आखिरी मेरे पास एग्जांपल है कि कुछ सॉफ्ट टिश्यू इंजरी में जहाँ पे इंजरी होती है अक्सर वहाँ के मेसेंकाइमल सेल्स जो हैं वो बोन लाइक सेल्स में हार्ड हो जाते हैं, ठीक है, उसमें डिफ्रेंशिएट होकर हार्ड बना लेते हैं, लाइक बोन लाइक अपीयरेंस हो जाती है उसकी। और आखिर में ये कि जब भी मेटाप्लेजिया होता है ना, न्यू टाइप ऑफ सेल्स जो हैं ये ज़्यादा प्रोन है टू कैंसर, इनमें ज़्यादा चांसेस है कैंसर बनाने के। इसी तरह सिगरेट स्मोक में हम कहते हैं कि यहाँ पे लंग कैंसर हो सकता है, इसी तरह गर्ड में हम कहते हैं गैस्ट्रिक कैंसर डेवलप होने के चांसेस जो हैं वो ज़्यादा होते हैं। दैट्स इट फॉर टुडे, थैंक यू।